मराठा का अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये मे भी थर्ड लेक्चर है किरण पब्लिकेशन से। पिछला 2 लेक्चर आप देख चुके होंगे, थर्ड लेक्चर है ये। 1737 में मुग़ल बादशाह ने निज़ाम को मराठों से विरुद्ध भेजा, परंतु इस बार बाजीराव उससे अधिक योग्य सेनापति सिद्ध हुआ। उसने निज़ाम को भोपाल के पास युद्ध में पराजित कर दिया। निज़ामों को भोपाल युद्ध के परिणामस्वरूप 1738 में दुरई सराय की संधि हुई। 1738 में संधि हुई दुरई सराय की, जनवरी 1738 में हुई। ठीक है। इस संधि की शर्तें पूर्णतः मराठों के अनुकूल थी और निज़ाम के ने संपूर्ण मालवा का जो प्रदेश था वो निज़ाम ने तथा नर्मदा से चंबल तक के इलाके की पूरी सत्ता मराठों को सौंप दी। तो नर्मदा से लेकर चंबल तक पूरा और मालवा का इलाका जो है पूरा निज़ामों ने दे दिया किसको, मेरठ, मराठास को। और ये 1738 की संधि थी, दुरई सराय की संधि। 1738 की संधि, दुरई सराय की संधि। 1739 में 40 जैसे बेसिन की विजय हुई और बाजीराव की महान सैन्य कुशलता एवं सूझबूझ का प्रतीक थे। इस समय बाजीराव ने पुर्तगालियों से सल्सेट और बेसिन छीन लिया। 1739 में यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध यह मराठा की महानतम विजय थी। पुर्तगालियों का धार्मिक कट्टरता, बलात्, धन परिवर्तन, लूटपाट तथा अन्य अत्याचारों के कारण तटवर्ती मराठा समुदाय उनके प्रति घृणा की भावना हो गई थी। पुर्तगालियों को उत्तरी क्षेत्र की राजधानी बेसिन तथा दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी गोवा थी। पुर्तगालियों द्वारा सभी जहाज़ों को परमिट लेने व अपने क्षेत्र के बंदरगाहों में शुल्क चुकाने के लिए बाध्य किया जाता था। तो बाजीराव ने 1733 में जंजीरा की सिद्दियों के खिलाफ एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया। अंतोगत वह उन्हें मुख्य भूमि से निकाल बाहर किया। सिद्दी जो पहले निज़ाम शाह तथा बाद में आदिल शाह राज के सैनिक अधिकारी थे, 1670 के बाद मुग़लों की सेवा में आ गए थे। तो सिद्दियों को जंजीरा से निकाल के फेंका बाजीराव ने। फिर बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में स्मरण किया जाने लगा कि लड़ाकू पेशवा है प्रथम को, बाजीराव प्रथम सैनिक पेशवा तथा शक्ति के रूप में। वह शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। शाहू ने बाजीराव प्रथम को योग्यता पिता का योग्य पुत्र कहा है। शाहू ने बाजीराव प्रथम को कहा है योग्य पिता का योग्य पुत्र। बाजीराव ने हिंदू पातशाही का आदर्श रखा, यद्यपि बालाजी बाजीराव ने इसे खत्म कर दिया। 1732 में बाजीराव ने एक इकरारनामा तैयार किया जिसमें होलकर, सिंधिया, आनंदराव तथा तुकोजी पवार आदि के हिस्सों की व्याख्या की गई थी। इस समझौते ने मालवा में भावी 4 मराठा सियासतों की आधारशिला रखी। तो 1732 में एक इकरारनामा तैयार किया था किसने, बाजीराव में, इसमें होलकर, सिंधिया, आनंदराव या तुकोजी पवार आदि की हिस्सों की व्याख्या की गई। बाजीराव की मृत्यु 27 अप्रैल 1740 में नर्मदा नदी के निकट हो गई। इतिहासकार किनकेड और पारसनीस के अनुसार मस्तानी बाजीराव के साथ सती हो गई थी। मस्तानी कौन है, बाजीराव के साथ सती हो गई थी, पारसनीस और किनकेड के अनुसार। बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर के 61 तक। बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, नाना साहब जब भी पूछेगा तो बालाजी बाजीराव का नाम आएगा। नाना साहब पेशवा बना, अपने पिता के समान योग्य सैनिक और सेनापति नहीं था। नाना साहब योग्य नहीं था। उसकी मूर्खता, दुर्बलता मराठा सरदारों को अपने अधीन बनाए रखने और उन्हें पारस्परिक सहयोग बनाए रखने में असफल रहने की थी। इतिहासकार सरदेसाई के शब्दों में बालाजी बाजीराव की प्रशासनिक योग्यता की सबसे बड़ी विशेषता अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने, राज्य की आय के साधनों को बढ़ाने तथा उन साधनों को राज्य के हित में अधिकारी प्रयोग करने की थी। तो सरदेसाई ने कहा है कि बालाजी बाजीराव की प्रशासनिक योग्यता की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, राज्य की आय के साधनों को बढ़ाने तथा उन साधनों को राज्य के हित में आधिकारिक प्रयोग करने की थी। 1741 में बालाजी बाजीराव ने रघुजी भोंसले के विरुद्ध अलीवर्दी खां की मदद के लिए मुर्शिदाबाद, बंगाल प्रस्थान कर दिया। रघुजी भोंसले के विरुद्ध अलीवर्दी खां की सहायता लेने के चला गया। रघुजी भोंसले ने युद्ध में पराजित कर संधि के लिए बाध्य किया। तो रघुजी भोंसले को बाध्य किया। अलीवर्दी खां पेशवा को बंगाल पर चौथ की वसूली तथा सेना के व्यय के लिए 22 लाख रुपए की धनराशि देने पर सहमत हो गया। तो अलीवर्दी ने कहा कि हम पेशवा को चौथ की वसूली और ये सब और सेना के व्यय के लिए 22 लाख रुपए देंगे तथा उड़ीसा मराठों को देना पड़ा, और सहमत हो गया तथा उड़ीसा मराठों को देना पड़ा। मराठों को उड़ीसा भी दे दिया। अलीवर्दी खां ने रघुजी के प्रतिनिधि भास्कर पंत को धोखे से मरवा दिया। तो भास्कर पंत कौन था, रघुजी के प्रतिनिधि था। इनको अलीवर्दी खां ने धोखे से मरवाया। 1741 में मुगल बादशाह ने एक संधि करके मालवा पर मराठों के अधिकार
को वैधता प्रदान दी। तो एक संधि हुई जिससे मालवा पर मराठों के अधिकार की वैधता मुगल बादशाह ने 1741 में दे दी। हालांकि ये तो कब्जा वब्जा कर लिए थे, यहाँ तक तो मुगल बहुत वीक हो गए थे। 15 दिसंबर 1749 को शाहू जी का निधन हो गया और उनके कोई संतान नहीं थी। अपनी मृत्यु के पूर्व ही उन्होंने ताराबाई का पौत्र उन्होंने क्या किया, ताराबाई के पौत्र राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया। तो उत्तराधिकार राजा राम द्वितीय को नियुक्त कर दिया। ताराबाई के जो पौत्र थे वो खुद का इनका पेशवा वेशवा तो खत्म हो गया, इनकी कोई थी नहीं संतान। जनवरी 1750 में राजा राम द्वितीय का छत्रपति के रूप में राज्य अभिषेक हुआ। ताराबाई ने राजनीति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए षड्यंत्र करना आरंभ किया। दूसरी ओर राजा राम ने भी समांतर दल को प्रशय देने आरंभ किया, किंतु उनकी यह सफल नहीं हुई। 1750 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता के कारण राजा राम तथा पेशवा के बीच संगोल की संधि हुई। इस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा वंशुकात बन गया तथा मराठा राजनीति के केंद्र अब पूना हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1750 ईस्वी में रघुजी भोसले की मध्यस्थता के कारण राजा राम तथा पेशवा के बीच संगोल की संधि हुई। इस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र राजा रह गए। तो संगोल की संधि जो 1750 में हुई थी, इससे पेशवा उशवा इंपॉर्टेंट हो गए, मेन रोल प्ले करने लगे और छत्रपति मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र राजा रह गए लोग नाम। संगोल की संधि 1750 की संगोल की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा वंशुकनाथ बन गया था तथा मराठा राजनीति के अंदर अब पूना अब केंद्र बन गया। शाहू ने पेशवा को सैन्य व प्रशासनिक दोनों ही विषयों का सर्वोच्च सत्ता प्रदान किया तथा पेशवा को बालाजी बाजीराव के लिए वंशुकनाथ बना दिया। वंशुकनाथ हेरिडिटी हो गया। ताराबाई ने पेशवा को उखाड़ फेंकने तथा राजा राम पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। राजा राम को सतारा के किले में बंदी बना लिया। 1752 में पेशवा ने मुगल बादशाह से एक संधि की। मुगल बादशाह ने मराठा को संपूर्ण भारत में चौथ वसूल करने का अधिकार दिया। उसके बदले में मराठा ने अवसर पड़ने पर बादशाह की सदाई की सहायता करने की वचन दी। संपूर्ण भारत पे चौथ का वसूल 1752 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। संपूर्ण भारत में चौथ वसूल करने का अधिकार, समझ रहे हो भाई साहब, 1752 में कितने पावरफुल हो गए। इस संधि से मराठा प्रत्येक रूप दिल्ली की राजनीति से संबंधित हो गए तथा मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। ठीक है। 1754 की बात करें, रघुनाथ राव के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे। मराठे रघुनाथ राव के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे और वजीर गाजिउद्दीन की सहायता करते हुए उन्हें अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बना दिया गया। अब देखो, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ पढ़ेंगे हम, डिसइंटीग्रेशन टूटेगा, जब मुगल साम्राज्य टूटता है तो उसमें कौन कौन से रूलर आते हैं, वीक रूलर आते हैं, वो सब पढ़ा जाएगा। तो अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बना दिया गया। 1757 में क्या हुआ, लड़ाई प्लासी भी हुआ था, में पराठों ने रघुनाथ राव के नेतृत्व में पुनः दिल्ली पर आक्रमण कर दिया जब प्लासी का उधर युद्ध चल रहा था। अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को मीर बख्शी के पद से हटाकर, अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि था नजीबुद्दौला, अहमद शाह बंगश को उस पद पर नियुक्त कर दिया गया और 1758 तक उसने सिरहिंद तथा लाहौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, रघुनाथ राव के इन्फ्लुएंस में। अब बाजीराव तथा बालाजी बाजीराव की नीति में एक अंतर यह था कि जहां बाजीराव को उत्तर की राजनीति में गहरी दिलचस्पी थी, वहीं बालाजी बाजीराव को दक्कन की राजनीति में विशेष रूप से रुचि थी। तो बाप को उत्तर के और दक्षिण में बेटे को। 1752 में झलकी की संधि हुई। एक याद कर लीजिए, संगोल की संधि भी 1752 में हुई थी और झलकी की संधि भी 1752 में हुई है। निज़ाम ने मराठा को बरार का आधी क्षेत्र दे दिया। तो निज़ाम ने, देखो 1752 इनका पीक पीरियड है, निज़ाम ने क्या किया था, मराठा को बरार दे दिया था और मालवा अलवा भी इनको पहले प्रोवाइड किया जा चुका था। किसने, निज़ाम ने मालवा भी दे दिया था। फिर ये बरार और संगोल की संधि से इन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश कर लिया अपना, पेशवा की स्ट्रेंथनेस बढ़ गई। बालाजी ने अपने सेना में गैर मराठों को भी भर्ती किया था। अभी देखो पेशवाओं का क्रम देखो, पहले आया बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव पेशवा था, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधव राव, फिर वो आएगा नारायण राव, फिर रघुनाथ राव आएगा, फिर माधवराव नारायण आएगा, फिर बाजीराव द्वितीय। तो ये लास्ट में बाजीराव द्वितीय आए। ये बालाजी बाजीराव है, बाजीराव प्रथम, उसके बीच माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव, ये सारे आ रहे हैं। अब देखो एरा देख लो, 1713 से 20 से 40 बाजीराव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर था ये। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बालाजी बाजीराव। 40 से 61 संगोल की संधि इसी में हुई। 61 से 72 माधवराव,
नारायण राव 72-73 1 साल के लिए, 61 से 72 कम से कम 10 साल के लिए माधवराव था। रघुनाथ राव 73 से 74 ये भी लगभग 1 साल के लिए। माधवराव नारायण 74 से 96, इसमें ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई थी, सलबाई। तो जब ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में हुई तो कौन लीडर था? माधवराव नारायण माधवराव। फिर बाजीराव द्वितीय 96 से 18, बेसिन वेसिन छीन लिया गया था मराठा से, तब बाजीराव द्वितीय था 1996 और 1818। आगे देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। यहाँ पानीपत का तृतीय युद्ध है और ये हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध से।